हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे हमारे एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होता है उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, कैथोड पे जो रिडक्शन होता है उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम बोल रहे थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मतलब कितने अमाउंट में बन रहा है। ठीक है, वो हमें देखना है। तो इसके लिए हमें दो लॉस पढ़ने फेरेडे की। ठीक है, तो वही लिखा है फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ इसका कहता है स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द केमिकल डिपोजिशन ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट through an electrolyte is directly proportional to the quantity of electricity in coulomb passed through it। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कितना केमिकल या कितना मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी, जितना हम चार्ज या करंट उससे क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, वही लिखा है मैंने उसको, दैट इज मास ऑफ केमिकल डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, हमारा केमिकल का डिपोजिशन या मास डिपॉजिट होगा। यानी ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैथोड पे बोले तो कैथोड पे जनरली क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन की वजह से क्या होता है, मास जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर पढ़ा था कि कैथोड पे मास क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ही केमिकल डिपॉजिट होगा या उतना ही मास उसमें क्या होगा, डिपॉजिट होते जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है M इज प्रपोर्शनल टू Q। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैंने देखो कूलम में इसलिए लिखा है कि स्पेसिफिक यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्ज की। ठीक है, तो M इज प्रपोर्शनल टू Q लिखा मैंने, और इस प्रपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखा Z। ठीक है, तो ये हमारा जो फेरेडेज का फर्स्ट लॉ है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये एक फॉर्म मिला है, M इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। M इज इक्वल्स टू मास ऑफ केमिकल डिपॉजिट, Q इज चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और Z एक कांस्टेंट है। यानी ठीक है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो Z को यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। जो Z हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा है वो है तो कांस्टेंट, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसको अगर हमें, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ इसी फॉर्म के अंदर अगर Q की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, Q इक्वल्स टू 1 कूलम रखा, तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z। इसका मतलब क्या है, Z इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द पासिंग ऑफ 1 कूलम थ्रू इट्स सॉल्यूशन। एक कूलम चार्ज पास कराने पे जितना टोटल मास डिपॉजिट होता है वही क्या बन जाएगा, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाता है तो वहां पर हम ये इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि Z क्या है। तो यहां पर मेनली हमें ध्यान क्या रखना है, पहले तो फेरेडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Z को फर्दर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड में अगर Z पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करो, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब चार्ज 1 कूलम हो तो जितना मास डिपॉजिट होगा 1 कूलम चार्ज पास करने पे वही क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर Z को एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर z की एग्जैक्ट वैल्यू होती है E अपॉन 96500। 96500 क्या है, 1 फैरेडे का चार्ज होता है ये। तो ये कांस्टेंट है z, उसकी वैल्यू होती है E अपॉन 96500। लेकिन यहाँ पे E क्या है, E यहाँ पर है इक्विवेलेंट वेट, जो भी सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट है। और हमें पता है रिडॉक्स में हम पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली हम, क्योंकि यहाँ पर क्या कैटाइन और एनाइन मिलेंगे, तो कैटाइन और एनाइन का वैलेंस फैक्टर निकालना बहुत ईजी होता है। जो उस पर चार्ज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो z है उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते कोई, वो E अपॉन 96500 के बराबर होता है। और E किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा सब्सटेंस क्या है। ठीक है, उसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसका जो एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर वेट, आयन है तो आयनिक वेट। ठीक है, डिवाइड बाय उसका वैलेंस फैक्टर। फिर बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की। ठीक है, दो लॉज हमें देखने यहाँ पे। तो जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट when the same quantity of electricity is passed through several electrolytes, the mass of the substance deposited are proportional to their respective chemical equivalent or chemical weight। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम अभी मैंने ये जो बात करी, हम जनरली क्या बात करते कि हमारे पास एक ही क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड करे हो, ठीक है, तो उसी को मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिखा है यहाँ पर ये। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने मान लिया कोई ए कंटेनर, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट अलग है, बी कंटेनर उसमें इलेक्ट्रोलाइट अलग है, सी कंटेनर उसमें इलेक्ट्रोलाइट अलग है। ठीक है, यहाँ ऊपर मैंने बैटरी से, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करा, फिर इसका नेगेटिव इससे कनेक्ट हुआ, फिर इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव यहाँ पे। तो ऐसे 1 2 3 4 कितने भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्ट कर सकते हो। तो वही कह रहा है कि अगर इसमें जो भी हम करंट पास करेंगे, ठीक है, जो भी इसमें करंट पास करेंगे, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स के। ठीक है, जैसे मोल्स होते हैं, ठीक है, रिडॉक्स में मैं बता चुका हूँ कि जैसे मोल्स होते हैं वैसे इक्विवेलेंट्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है वैसे इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इक्विवेलेंट की, कि सबका जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट सारे सबके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही लिखा है मैंने, ए के जो इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है, ए के इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होंगे, बी के इक्विवेलेंट्स के, और बी के इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होंगे, सी के। तो ए बी सी डी जितने भी होते हैं यहाँ पर सीरीज में, ठीक है, कितने इनफाइनाइट भी होते हैं, तो सबके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है। दूसरी चीज, ठीक है, यहाँ पर ये तो मैंने थोड़ा डायग्राम बना के समझा दिया इन केस, क्योंकि यही, ठीक है, न्यूमेरिकल में ये यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ। जितना इसका मतलब क्या, सेम ही है। इसको अगर मैंने माना ये क्या है, एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, तो अगर ये सिंगल कंटेनर होता तो मैं कहता कि एनोड पे जितना ऑक्सीडाइज हो रहा होगा मटेरियल, ठीक है, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहे होंगे जितने इक्विवेलेंट्स, उतने ही कैथोड पे क्या हो रहे होंगे, उतने ही कैथोड पे सेम इक्विवेलेंट रिड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना यही फॉर्मूला या यही लॉ, सिंगल कंटेनर हो, एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन हो हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 3 जितने भी कंटेनर सबके इलेक्ट्रोलाइट को भी बराबर कर सकते हैं। और वही सेम चीज है, जो बराबर कब होंगे, जो एनोड पे जितने इक्विवेलेंट्स होंगे उतने कैथोड पे होने चाहिए, तभी तो बराबर होंगे। तो हम सिंगल एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि एनोड पे जो इक्विवेलेंट्स होंगे सेम इक्विवेलेंट्स किसमें होने चाहिए, कैथोड पे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले एक बार। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसी को मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ नोट के फॉर्म में। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हमें पता ही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कैपिटल सी मतलब कूलम लिखा है मैंने। फिर पूछा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो अगर हमें पता है कि 1 मोल में कोई भी पार्टिकल्स कितने होते हैं,
6.023 इंटू 10⁻23 दैट इज एवोगैड्रो नंबर या शॉर्ट फॉर्म NAV बोलते हैं। इतने एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आता है 96368, एग्जैक्ट नंबर ये है, ठीक है। लेकिन क्या है, हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये IUPAC ने माना है, वही लिख रहा हूं मैं, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो 96368 तो एग्जैक्ट आता है, लेकिन इसको अप्रॉक्स हम कितना मान लेते हैं, 96500 C मतलब कूलम। ये 96500 कूलम चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और इसी को हम किसके बराबर मान लेते हैं, 1 फैरेडे के बराबर, ठीक है। तो 1 फैरेडे एक अलग यूनिट हो गई चार्ज की, तो 1 फैरेडे का मतलब कितना हो गया, 96500 कूलम हो गई। और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये राउंड ऑफ करके लिखी गई है ताकि कैलकुलेशन आसान हो, और एग्जैक्ट वैल्यू ये आती, ठीक है। तो मैंने सब चीजें एक साथ लिख दी। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सारे न्यूमेरिकल में इसी पॉइंट के हेल्प से सॉल्व करूंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा इधर उधर सोचना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। ये पॉइंट समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि एल्यूमिनियम +3 का मैंने क्या करा, रिडक्शन करा। ये रिडक्शन हो रहा है, +3 से क्या जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो एल्यूमिनियम +3 ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे और एल्यूमिनियम, ठीक है, सॉलिड में या एल्यूमिनियम 0 स्टेट में कन्वर्ट हो गया। मैंने यह बोला कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम +3 के, तो एक एल्यूमिनियम +3 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल। सही है। अगर एक एल्यूमिनियम +3 होता तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो अगर इसका 1 मोल है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 मोल, और बनेगा कितना एल्यूमिनियम, 1 मोल, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल है, कोई डाउट नहीं। अब मैंने यहाँ बोला कि मोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और GME में, ठीक है, रिडॉक्स में भी मैंने इसी टर्म से रिप्रेजेंट करा था, इसलिए यहाँ पे भी ये लिख रहा हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो जैसे मोल होता है वैसे ही इक्विवेलेंट है ये, और मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट लिखता हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये हमें पता ही है, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब मेरे को एल्यूमिनियम +3 के इक्विवेलेंट्स अगर कैलकुलेट करने, तो मुझे मोल तो पता लग गया, कितना होगा इसका मोल, दे रखा हमें 1 मोल। वैलेंस फैक्टर कितना होगा, क्योंकि ये कैटायन है, आयन है, तो आयन का वैलेंस फैक्टर क्या होता है, उस पर जो चार्ज होता है, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। वैलेंस फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है जो चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसका, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 3। तो इसके इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएंगे, 1 × 3 हो जाएंगे इसके इक्विवेलेंट्स। तो ये तो हो गए इक्विवेलेंट्स किसके, एल्यूमिनियम +3 के। अब यहाँ मैंने क्या लिखा देखना, 3 फैरेडे। 3 फैरेडे कैसे लिख दिया, इलेक्ट्रॉन के नीचे। क्यों लिखा, क्योंकि यहां मैंने अभी बोला है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 फैरेडे। तो यहाँ पे तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 फैरेडे चार्ज लिख सकता हूं। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये ऊपर जो मैंने बताया, ठीक है, हो सकता है आपने 11th में पढ़ लिया हो इसको, ठीक है, और ये बताते भी है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन एक बार फिर से मैंने इसको बताया ताकि मैं दोनों को रिलेट कराना चाह रहा था। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 फैरेडे चार्ज है, तो 3 मोल पे कितना चार्ज होगा, 3 फैरेडे। अब दोनों में कॉमन क्या है, जितने इक्विवेलेंट्स है, जितने इक्विवेलेंट इस कैटायन के हैं 3 है, उतना ही इस पे कितना है, चार्ज है, मतलब उतने फैरेडे में क्या है, चार्ज है। तो मैं अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने फैरेडे चाहिए होंगे। और ये मैंने एक एग्जांपल लिया, तुम्हारा मन चाहे किसी का भी ऑक्सीडेशन, किसी का भी कैटायन या एनायन का रिडक्शन करा के देख लेना, और जितने उसके इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही उसके कितने होंगे, फैरेडे, या उतना चार्ज चाहिए होगा। तो वहां से मैंने कंक्लूजन निकाला कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या आता है, फैरेडे के। एक तरीके से मान लो एक छोटा सा प्रूफ मैंने करके बताया एग्जांपल के थ्रू, ये कोई पूछेगा नहीं, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होगा, हमेशा फैरेडे के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ये जो हमने लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू फैरेडे, इससे हमारे सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे, जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोल रहे हैं। 2 लॉज है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लॉ, तो उन दोनों लॉज को यूज करके, और ये जो मैंने लिखा रिजल्ट अभी, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू फैरेडे, इससे हम सारे न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में, ठीक है, या इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो हमें पता है इसको कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूला होते हैं।
जिस तरीके से हमें पता है मोल कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता तो क्या आ जाता, मोल आ जाता। उसी तरीके से इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। उसी तरीके से मोल इनटू वैलेंस फैक्टर से भी हमें क्या निकलेगा, इक्विवेलेंस निकलेगा। ये तो ऑलरेडी लिख ही चुके हम। और एक फॉर्मूला और होता है, जैसे मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वैसे इसका क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। एल का मतलब इन लीटर, अगर मिलीलीटर में होता तो 1000 से डिवाइड कर देता। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे हम, तो उसमें हमें इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट हो सकता है, इक्विवेलेंट्स हमें दे रखे हो या इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए। तो उसमें हो सकता है वो वेट पूछ ले या उसकी मोल पूछ ले या वैलेंस फैक्टर पूछ ले या नॉर्मेलिटी पूछ ले, जो भी वो चीज़ पूछ रहा है। या दूसरा तरीका, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। अगर थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ तो रिडॉक्स के अंदर हमने जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब भी मैंने ऐसा बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसका भी हो रहा है तो दोनों के इक्विवेलेंट्स में क्या कर दे रहा था, इक्वेट कर दे रहा था। अब उस इक्विवेलेंट में जिसमें जो पूछा गया वो वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सेम वही चीज है कि यहाँ पर मेरे पास अलग अलग फॉर्म है। अब अगर मुझे ये ग्राम इक्विवेलेंट्स दे रखा हो, फैराडे अगर उसने चार्ज उसने पूछा होगा तो इनमें से किसी ना किसी फॉर्म में मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो वो मुझे देखना होगा डेटा देख के क्वेश्चन का न्यूमेरिकल के अंदर कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं। वो यूज करने के बाद फिर उसमें जो फैराडे जो मुझसे पूछा है, चार्ज मुझे जो पूछा है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। अब जरूर नहीं चार्ज ही पूछे, वो करंट भी करंट भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें, तो इसके भी कुछ फॉर्म है वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट्स के, तो गिवन वेट अपन इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर भी लिख सकते हैं और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर जो इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मोल कभी कई बार क्या डायरेक्ट नहीं दे रखे होते। ठीक है, क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं होती है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस वे में हम सोच पाते। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आ जाते हैं न्यूमेरिकल। तो थोड़ा सा मैं इसलिए मैं वापस से लिख देता हूँ, हो सकता है आपको बच्चों को पहले से पढ़ा हुआ हो। ठीक है, और ये सब चीज़ें लिखाई हुई है, मेरे को भी पता है, लेकिन एक बार फिर से इस चैप्टर में इसलिए लिखा दे रहा हूँ क्योंकि हमारी आदत छूट जाती है और हम उसमें में सोचना बंद कर देते हैं और सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल भी हमसे सॉल्व होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक बार सारी चीज़ें वापस से लिख दी। तो मोल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वापस से मोल के मैं हमेशा बोलता हूँ 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा अगर नंबर के फॉर्म में दे रखा तो नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल जो भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। ये दो जो फॉर्मूले हैं वेट और नंबर वाला, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तीनों पे एप्लीकेबल होता है ये तो हो गए 2 फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए, वो होता है गिवन वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये मिलीलीटर में दे रखा है तो 22400 से 22,400 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है, गैसेस के लिए। और इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज भी होगा कहीं न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं एनोड या कैथोड पे जनरली हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस ये बनेगी, गैसेस है सारी। तो उस केस में ये फॉर्मूला मोल का में यूज होगा और वहां पे हमें कुछ वॉल्यूम दे रखा होगा तो बस वॉल्यूम दे देता है, बच्चा क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वो भूल जाता है, उस टाइम रिलेट नहीं कर पाता कि मोल का ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो ये गैसेस के लिए और इस चैप्टर में ये यूज होगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए। ये हमारा हुआ मोल का तीसरा फॉर्मूला। और चौथा फॉर्मूला आपको बताइए, मोल क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये भी किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। और सॉल्यूशन चैप्टर में हम क्या कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टोटल कितने 4 फॉर्मूले हैं मोल के। तो किसी भी फॉर्म कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होती है उससे हमें मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोल कैलकुलेट कर लिए तो हमें कैटाइन या एनाइन या रिएक्शन देख के हम वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से हम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाओ बात करते हैं हम, ये तो बात हुई जो हमारा LHS में ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखा था, तो उसके अलग अलग फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं और उनकी वैल्यू कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी की, इनमें से या तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट गिवन हो तो कोई सी इन्फॉर्मेशन यूज करनी हो सकता है इनमें से कुछ वो पूछ ले, हो सकता है वो वॉल्यूम पूछ ले, हो सकता है मोलैरिटी पूछ ले, हो सकता है वो नंबर ऑफ
ठीक है, पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले ऑक्सीजन के कितने होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल कितने होंगे, ठीक है, इस तरीके से, या वेट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। अब दूसरी बात करते हैं हम फेरेडे की। जो फेरेडे है, हमने देखा 1 फेरेडे, ठीक है, किसके बराबर होता है, ये 96500 कूलम के बराबर होता है, ठीक है, 1 फेरेडे 96500 के बराबर होता है। तो अगर हमें, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 96500 जो चार्ज है, कूलम चार्ज है, वो किसके बराबर होता है, 1 फेरेडे के, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा 96500 कूलम 1 फेरेडे के बराबर है, ये हम देख चुके। तो 1 कूलम किसके बराबर होगा, 1/96500 फेरेडे के, सही है। तो अगर मेरे पास Q कूलम चार्ज है तो किसके बराबर होगा, Q/96500 के। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, बस फर्क इतना है। तो ध्यान रखना। अब जैसे मैंने बोला था इक्विवेलेंट्स के कितने फॉर्म हो सकते हैं, ये अलग अलग फॉर्म लिखे मैंने, उसी तरीके से ये फेरेडे के मैं अलग अलग फॉर्म लिख रहा हूँ। पहला फॉर्म क्या लिखा मैंने, या तो डायरेक्ट मुझे फेरेडे दे दिया 3, 4, 5, तो मैं F की जगह लिख दूंगा। अब कई बार फेरेडे नहीं देता है, चार्ज दे देता है, तो चार्ज दे देगा तो मैं क्या लिखूंगा, Q/96500। तो Q की जो भी वैल्यू दे रखी होगी चार्ज की कूलम में वो लिख दूंगा, तो Q/96500। कई बार चार्ज नहीं देता है, तो हमें पता है, ये पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो I इंटू टी, आई क्या है यहाँ पर करंट, टी क्या है टाइम। चार्ज कूलम में है, आई करंट एम्पियर में होगा, टाइम सेकंड में होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, टाइम सेकंड में होगा। अगर टाइम मिनट या आवर्स में दे रखा है, डेज में दे रखा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। टाइम स्पेसिफिक सेकंड में होना चाहिए। तो ये Q/96500 है। Q की जगह मैंने क्या लिखा, चार्ज इंटू टाइम, तो I इंटू टी 96500 हो जाएगा। अब चार्ज का एक फॉर्मूला होता है N इंटू इलेक्ट्रॉन लिखा है। इसका मतलब क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E को, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो N इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, N इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्या बन जाएगा, फिर से चार्ज बन गई टोटल, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म है। अब इसमें क्या हो सकता है, वो कई बार चार्ज पूछ लेगा, तो Q/96500 इक्विवेलेंट के बराबर रख देंगे, तो Q कैलकुलेट कर लेंगे। कई बार वो टाइम पूछ लेगा, तो फिर मैं I इंटू टी 96500 पूछूंगा, या करंट पूछ लेगा तो टाइम दे रखा होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। कई बार वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रेवल करे, तो ये फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट्स के, ठीक है, अलग अलग फॉर्म थे, उसी तरीके से फेरेडेज के अलग अलग फॉर्म है। अब इसमें से हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी हो तो वो यूज करना है, अदरवाइज अगर इनमें से कुछ पूछा है टाइम, करंट या, तो वो वाला फॉर्म तुम्हें यूज करना है। अब आ जाओ, नेक्स्ट चीज ये है कि कुछ कॉमन, क्योंकि यहां पर हमें, मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें कई बार क्या होगा, वेट दे रखा होगा उसका, और हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी हमने बोला ही था कि उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे डिवाइड बाय उसका वैलेंस फैक्टर। तो यहाँ कुछ कॉमन वैलेंस फैक्टर में कैलकुलेट बता रहा हूँ जो बार बार यूज होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर +2 से कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो +2 से, अब ध्यान रखना E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट, और नीचे Cu लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यही इसी तरीके नोटेशंस में रिडॉक्स में भी लिखता था, सिर्फ कैपिटल E लिखा मतलब इक्विवेलेंट वेट, और जिसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए उसको लिखा नीचे, Cu+2 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे कॉपर लिखा है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो मैंने बोला जब इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसमें वैलेंस फैक्टर चाहिए होता है। तो वैलेंस फैक्टर हमें जो रिएक्शन दे रखी है, हम सिर्फ उसी को देखेंगे, पूरी रिएक्शन की जरूरत भी नहीं होती है। तो हमें पता है कॉपर की जो रिएक्शन होगी, जनरली क्या होता है, ग्राउंड से कहा जाता है कॉपर +2 में स्टेबल होता है, +1 में कम स्टेबल होता है, जनरली नहीं मिलेगा हमें, कॉपर +2 में मिलेगा। तो कॉपर +2 रिड्यूस होकर कॉपर जाएगा, तो यहाँ से, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। तो 0 से इस तरफ से देखेंगे हम, क्योंकि मुझे कॉपर का चाहिए। तो कॉपर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर +2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो 63.5 वो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है कॉपर का, और डिवाइड बाई 2 मतलब उसका वैलेंस फैक्टर। तो ये मैंने कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं सिल्वर की बात करूं,
तो वापस से मैंने लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर मतलब Ag, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पर कितना है +1, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 1 का, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा इसने, तो 108 तो क्या है एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, और 1 क्या है उसका वैलेंस फैक्टर, दैट इज जो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। ये जो वेट है इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं तो बस एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा हो तो यहाँ से देख के तुम कर लेना, लेकिन जनरली एग्जाम में इनके मॉलिक्यूलर वेट कॉपर सिल्वर ये, ठीक है, 1 से 20 को छोड़ के जितने भी होते हैं उन सबके क्या होते हैं गिवन होते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर का कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 1, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वही क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। सोडियम की बात करें तो सोडियम वापस हमें पता है प्लस से कहाँ आया 0 पे, या मुझे इसका चाहिए तो क्या बोल सकता हूँ 0 से प्लस गया तो एक इसका क्या आएगा वैलेंस फैक्टर, तो 23 इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। इसी तरीके से क्लोरीन, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत यूज होगा क्लोरीन। मैंने लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल का, Cl अकेला एटम नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो किसके फॉर्म में, जब रिएक्शन में लिखोगे तो बैलेंस फॉर्म में लिखोगे तो क्लोरीन गैस निकलती है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, क्लोरीन एटम के फॉर्म में नहीं निकलती है, ठीक है। नेचर में Cl2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, H नहीं करता है, तो हम रिएक्शन वही लिखेंगे जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में। तो क्लोरीन गैस का जब मुझे क्या चाहिए होगा इक्विवेलेंट वेट चाहिए होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, ये 0 से मतलब इस एक तरीके से हो क्या रहा है नेगेटिव से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन मुझे इसका, ठीक है, रिएक्शन ऐसे भी लिखी हुई हो सकती है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि एनोड पे या कैथोड पे, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं हम कि हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव हम बात कर चुके हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस या और कोई सॉलिड, जैसे कॉपर सॉलिड मिल गया, डिपॉजिट सिल्वर मिल गया, तो हमें वो प्रोडक्ट की बात करनी है। तो क्लोरीन गैस की बात करेंगे, कभी क्लोरीन आयन की बात नहीं करेंगे। तो क्लोरीन गैस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्लोरीन गैस का ही मुझे क्या चाहिए होगा इक्विवेलेंट वेट चाहिए होगा, तो इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है, तो जो भी रिएक्शन है तो मुझे इससे देखना है नहीं। तो ये 0 से मतलब ये क्लोरीन में कहाँ से कन्वर्ट हुई Cl माइनस से, तो हम जब वैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो कैसे देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका कितना है -1, तो 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एटम कितने दे रखे मुझे 2, तो एक एटम के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते हैं वो किसके लिए निकलती है एक एटम के लिए निकलती है, तो एक एटम के लिए 0 से -1 जा रहा है, तो 2 एटम के लिए कितने जाएगी 2, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर में क्या लिखा 2। फिर से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक मास होता है 35.5, लेकिन यहाँ मैं क्योंकि बोल रहा हूँ क्लोरीन मॉलिक्यूल का मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मुझे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिखा है। क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास होता है 35.5, लेकिन यहाँ मैं क्योंकि क्लोरीन गैस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा 35.5 इंटू 2 दैट इज 71 एंड डिवाइड बाई 2, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रही है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का मुझे क्या निकालना है, यहाँ से अगर मैं निकालता वैलेंस फैक्टर तो -1 से 0 1 ही आता, लेकिन वैलेंस फैक्टर मुझे इसका चाहिए, इसका नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट वेट भी किसका निकालना है इसका। तो ये सब चीज़ें रिडॉक्स में डिटेल में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होंगे इस 1 2 और ये एक छोटे छोटे एक 2 डिजिट गलत लिखने से ही आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो क्लोरीन गैस का मुझे निकालना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में कितने चेंज आए वो हम देखेंगे, तो वो हो जाएगा 71/2, ठीक है। इसको कॉपी करें जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो मैं बोल रहा हूं अगर H प्लस से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मैं 3-4 चीजें एक साथ कहना चाह रहा हूं अभी, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रहा हूं H प्लस से H2 में कन्वर्ट हो रहा है इधर, और ठीक है H माइनस से H2 कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर H2O से H2 कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किसी से भी कन्वर्ट हो रहा है, मैंने सब लिख दिया। ये पॉसिबिलिटी तुम्हें नहीं मिलेगी जनरली H प्लस पे या H2 वाली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी इसका क्या प्लस है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन सब में देखोगे तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है नहीं। तो क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हाइड्रोजन गैस का, आ रही मेरी बात समझ में, तो हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा तो किसी भी फॉर्म से कन्वर्ट हो सकता है वो, H प्लस से H2 भी कन्वर्ट हो सकता है,
ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया H माइनस से H2 भी कन्वर्ट हो सकता है और H2O से H2 कन्वर्ट हो सकता है। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए H2 का, तो जिसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो उसी के हम मैं क्या देखूंगा, उसका वैलेंस फैक्टर। इसका वैलेंस फैक्टर कैसे देखेंगे, 0 से कहा जा रहा है +1, कितने का चेंज, 1 का, तो 2 एटम के लिए कितने का होगा, 2 का, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना है, 2। इसी तरीके से यहाँ देखोगे 0 से कहा जा रहा है -1, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 1 का, एक एटम के लिए, तो 2 एटम के लिए कितना चेंज आएगा, 2, तो इसका भी वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2। यहाँ पर फिर से देखो 0 से कहा जा रहा है प्लस, कितने का चेंज, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो 2 एटम के लिए कितना आएगा, 2, मतलब इसका वैलेंस फैक्टर भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, मतलब किसी भी फॉर्म से H2 में कन्वर्ट हो रहा है और H2 का अगर वैलेंस फैक्टर पूछा है तो इसका वैलेंस फैक्टर हमेशा क्या आ रहा है, 2। अब हाइड्रोजन गैस का मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 1 × 2, 2 हाइड्रोजन गैस, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2, और वैलेंस फैक्टर भी 2, तो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन गैस का क्या आएगा, 1 आएगा। आ रही बात समझ में, तो तीनों फॉर्म में मैंने लिख के दे दिया है, बता दिया है कि हमेशा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट जब हाइड्रोजन गैस का निकालोगे तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ठीक है, 1 ही मिलेगा, नहीं 2 तो मॉलिक्यूलर वेट है और 2 इसका क्या आएगा, वैलेंस फैक्टर आएगा हर कंडीशन में। इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर हाइड्रो ऑक्साइड से ऑक्सीजन बन रहा है, या फिर O2- से ऑक्सीजन बन रहा है, या फिर H2O से O2 बन रहा है, तीनों ही कंडीशन में, तो तीनों ही कंडीशन में देखोगे यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से ऑक्सीजन की तो 0, तो और यहाँ पर देखोगे तो कितनी है ऑक्सीजन की, देखोगे तो ये आएगी -2, इस पे ऑलरेडी -2 और यहाँ पर भी क्या आएगी, -2, तो 0 से कहा जा रहा -2, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 का, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, वैलेंस फैक्टर कितना होगा इसका, 4। वापस यहाँ से 0 से -2 एक एटम के लिए, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 का, वापस वैलेंस फैक्टर 4। यहाँ से देखेंगे तो 0 से -2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो 2 एटम के लिए वापस कितने का चेंज, 2 का, तो वापस वैलेंस फैक्टर कितना, 4। तीनों केस के अंदर वैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आइदर हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीजन बन रहा हो, ठीक है, ऑक्साइड से ऑक्सीजन बन रहा हो, या H2 वाटर से ऑक्सीजन गैस बन रहा हो, तीनों के गैस के अंदर वैलेंस फैक्टर कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 4। तो अगर मुझे ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम का तो होता है 16 और ऑक्सीजन गैस का कितना होगा, 16 × 2 32, ठीक है, तो 32 तो मॉलिक्यूलर वेट और 4 उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस फैक्टर, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाएगा, तो हो सके तो ठीक है, वैसे तो याद हो जाएगा सॉल्व करते रहते, फिर भी मैंने बता दिया, कन्फ्यूजन अक्सर होता है बच्चों को। तो हाइड्रोजन गैस किसी भी फॉर्म से बने उसका वैलेंस फैक्टर 2 होगा, और ये तो सिंपल पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस का किसी भी फॉर्म से बने वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, 32, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि एक बार पूछा गया तो मैंने उसी को नोट में लिखा दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 लगाया तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन, गिव्स एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, वही बेंजीन रिंग पे NH2। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एनिलीन मिलता है, मतलब NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैंने रिएक्शन लिखी है, C6H5NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, C6H5NH2, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 और यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, NO2 है यहाँ NH2। अब देखना ये इसको देखो, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो C6H5 लिखा हुआ है, ये C6H5 इस पूरे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन है, और हमें पता है NO2 कैसा होता है, पूरा एनाइन के फॉर्म में होता है। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से C6H5 यहाँ पर एक कैटाइन है और NH2 यहाँ पे पूरा क्या है, एनाइन है। तो बस अब सिंपल से इसका क्या कर लो, हमें यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, ये तो एज इट इज़ है कैटाइन, तो ये भी एज इट इज़ है, हमें यहाँ पे किसकी, NO2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो NO2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे NO2- है और यहाँ पर क्या है, NH2- है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंने मान लिया यहाँ पर X प्लस 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा क्या होता है, -2,
इज इक्वल्स टू, इस पे चार्ज कितना दे रखा है -1, तो x -4 -1 दैट इज उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू +3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज कितना हुआ +3। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का चार्ज मैंने मान लिया x प्लस 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन पे चार्ज हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1 इज इक्वल्स टू -1, तो x +2 -1 और उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 -1 दैट इज x इक्वल्स टू -3, तो यहाँ नाइट्रोजन का चार्ज कितना है -3, तो यहाँ +3 से -3 हो रहा है रिडक्शन, तो ये ध्यान रखना नाइट्रोबेंजीन के अंदर और एनिलीन, ठीक है, दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की अलग अलग है। अब ये क्या है, इसमें ज़रूरत आएगी हमें इस इक्विवेलेंट वेट निकालने की, तो जब इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे इसका, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके वैलेंस फैक्टर की मेन, तो यहाँ से देखना +3 से कहाँ जा रहा है ये -3 में, ठीक है, बाकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो एज इट इज सेम ही है, इसकी तो बात की जरूरत ही नहीं, ऑक्सीजन पे भी सेम है, ठीक है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज किसका हो रहा है हमारे पास नाइट्रोजन का, तो +3 से -3 मतलब नंबर लाइन पे जब हम देखेंगे ये, ठीक है, तो 0 है इधर, यहाँ पर +3 है, यहाँ -3 है, तो -3 से 0 3 का चेंज और 0 से फिर +3 का चेंज, टोटल कितने का चेंज हुआ 6 का चेंज, तो यहाँ पर +3 से -3 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो ये क्या बना हमारा वैलेंस फैक्टर 6। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ एनिलीन की, तो एनिलीन का मैं क्या लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय -3 से उल्टा देख लो, ठीक है, जैसे इस केस में इसमें कहीं से भी देख लो, जैसे नाइट्रो के NO2 माइनस के लिए +3 से -3 जा रहे थे तो भी 6 आएगा, और -3 से +3 चले जाओ तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा वैलेंस, मतलब दोनों में वैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम में, ठीक है, रिडक्शन वाला, तो वहाँ पे बस अल्टीमेटली तुम्हें बस कैलकुलेट इतना ही करना था, मॉलिक्यूलर वेट गिवन दे रखा था, बस तुम्हें वहाँ पे वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो वही चीज़ मैंने बताया, तो वैसे तो रेडॉक्स में सब चीज़ें हम इजीली पढ़ चुके हैं, तो वही मैंने लिखा है, ये +3 किसका, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर ये जो -3 है यहाँ पर एनिलीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन या एनिलीन पूछे, तो अगर मैंने ठीक है एक साथ लिख दिया, नाइट्रोबेंजीन होगा तो नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है डिवाइड बाय 6, मतलब वैलेंस फैक्टर दोनों में सेम आ रहा है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। अगर एनिलीन का पूछे तो एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6, ऐसा नहीं है कि दोनों का इक्विवेलेंट वेट सेम होगा, नहीं, इसका ये मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका भी पूछा गया, नाइट्रोबेंजीन का इक्विवेलेंट वेट पूछा गया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6 करो, और एनिलीन का पूछा गया तो उसका मॉलिक्यूलर डिवाइड बाय 6 करो, मतलब इसमें दोनों में वैलेंस फैक्टर सेम है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने एक फंडामेंटल चीज़ें देखी, फैराडेज के 2 लॉ है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ग्राम इक्विवेलेंट और फैराडे के अंदर रिलेशन क्या वो देखा, और फिर ग्राम इक्विवेलेंट को अलग अलग फॉर्म में और फैराडे को अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और किस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू देख के, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे जो एनायन या कैटायन कन्वर्ट हो रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।